हाँ, अब थोड़ा थोड़ा मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या क्या समझ में आया है, ताकि फिर हम उसी हिसाब से उसको आगे लेके चलें। उस समय तुम यहाँ तक थे जब हम चेक कर रहे थे इसका शेप लेंथ, और हमने पहले ट्रेन इमेजेस का शेप और लेंथ चेक किया था, और उसके बाद टेस्ट इमेजेस का किया था। उसके बाद एक ये वाला हमने अदनान के साथ थोड़ा सा पढ़ा था कि ये कोड क्या काम कर रहा है। इससे पहले वाली सारी चीजें तुम्हें क्लियर है, तुम तीनों को जो भी क्लास में हो? मुझे तो आ गई थी चीजें समझ में। वो जो हम लोगों ने कोड प्रैक्टिस करा था ना, लेंस का और मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मैम ये मैम कल दूसरी मैम ने बताया था ये 512 और 10 वाली जो लाइंस दो लिखी हुई हैं ये समझ हम्म। आ गई हैं, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन क्या है? जैसे 512 है, वो पहले 60,000 में से 512 तस्वीरें उठाएगा। फिर आप दूसरी लाइन में जब हम आ जाते हैं तो इसका मैम ने वो हम्म। कोड आउटपुट दिखाया था, जिसकी वो प्रोबेबिलिटी जो भी था ज्यादा होगी, वो नंबर वही शो हो जाएगा कि ये वो नंबर है। तो इसका आपस में कनेक्शन क्या है 512 का और 10 का? 512 तो तुमने खुद ही बताया कि ये वो डेटा है जो हम 512 उठा रहे हैं, ठीक है। और जी जी। 512 पिक्चर्स उठा रहे हैं 60 में से, ठीक है। अब साठ यहाँ पे हजार तुम में कह से। रहे हो कि ये 60,000 में से, ठीक है। अब तुम ये हम्म, कह रहे हो कि ये 10 क्या है जो जो इसके ये क्या 60,000 क्या हो रहा है? 60,000 पिक्चर्स पे ट्रेनिंग हो रही है। वो क्या कर रहा है? लर्निंग कर रहा है। अब जैसे मैंने 1 2 3 4 5, कितने हैं? ये 6 है ना। 7 8 और ये 9 और ये 10। ये 10 जो है, ये क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 9 तक। अब जब हम इससे पूछेंगे, हम इसको एक पिक्चर देंगे और हम इससे पूछेंगे कि भाई तुम ये बताओ कि ये इसमें से कौन सा हैंड रिटन नंबर लिखा है, 0 से 9 तक कौन सा हैंड रिटन नंबर लिखा है। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसको 4 देंगे तो ये बता देगा 4 है। इस ये पहचान जाएगा कि ये 4 लिखा हुआ है हाथ से, ये 2 लिखा हुआ है हाथ से, ये 7 लिखा हुआ है हाथ से। आ रही है समझ में? ये वो प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबल आंसर्स हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0 से 9 तक इन पिक्चर्स को पहचानो। इसका टास्क ही यही है। 60,000 पिक्चर्स हैं जिसमें हैंड रिटन डिजिट्स हैं, जिसको इसने पहचानना है। एमनेस का डेटा सेट है जिसमें 0 से 9 तक के नंबर्स को इसको पहचानना है कि ये 0 लिखा है या 9 है या 4 है या 6 है। ये पहली पहली डेंस लेयर है जिसमें 512 नोड्स हैं, जिन नोड्स को वो जो है वो लर्न कराएगा, एक्टिव कराएगा। एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाएगा? रेलू। रेलू क्या करता है? जब इसके अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो वो तमाम वैल्यूज को 0 to 1 के बीच में ले आएगा, और माइनस वैल्यूज को भी प्लस कर देगा। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बाहर जाओ। प्रोसेस होने के बाद जब हमें रिजल्ट्स मिले तो ये 10 वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स का लगा है। समझ में आ रही है या नहीं? जी जी ठीक है, क्लियर है। समझ में आ गया है? अब क्लियर हो जी। गया है। वो मैम ने बहुत अच्छा बताया था असल में, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गया था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बताया। अब ये वाले जो कोड है इसको रिपीट करते हुए हम आगे चलते हैं। फ्रॉम टेंसर फ्लो इम्पोर्ट केरास। हमने यहाँ टेंसर फ्लो से कहा कि हमें केरास को दे दो। उसके बाद फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास इम्पोर्ट लेयर्स। यहाँ पे लेयर्स ऑलरेडी लेयर्स फंक्शन के तौर पे पड़ी हुई है। हम वहां से लेयर्स उठाएंगे तो हमारे कोड को पता है कि लेयर्स ने काम क्या करना है। फिर सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का वर्ड आप बार बार सुनेंगे, बार बार। जो मॉडल्स, कुछ मॉडल्स हैं जिसपे हम ज्यादातर मॉडल्स पे सीक्वेंशियल ही डेटा उठाते हैं। सीक्वेंशियल वर्ड सीक्वेंस से निकला है। सीक्वेंस में भी जो भी हमारे पास डेटा आ रहा होता है उसको हम सीक्वेंशियली कहते हैं। उसके बाद जो हमारा लेयर्स हैं, वो पहले कहता है डेंस लेयर्स हैं। डेंस लेयर्स होते हैं हेविली कनेक्टेड विद ईच अदर।
मतलब जो हर नोड दूसरे नोड से जुड़ी हुई है, और उसके बाद जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि पहले वाली लेयर की नोड्स किस तरीके से दूसरी से और दूसरी, तो डेटा सारी जगह पे हर तरह का डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा, बल्कि सब कुछ पड़ा हुआ होगा। तो उन लेयर्स को जो मतलब इंटेंसली कनेक्टेड होती हैं, उनको डेंस लेयर्स ही कहते हैं। और उसके बाद ये कहता है 512 नोड्स हैं, या 512 सैंपल्स कह लो, पिक्चर्स कह लो, व्हाटएवर। और उसके बाद ये सारा फंक्शन है। अब ये कहता है द कोड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज द लेयर। जो हम कोड कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, वो क्या है? उस नेटवर्क को हम कह रहे हैं लेयर। if you can think of a layer as a filter for data। अब अगर आप लेयर को ऐसे बारे में ऐसे सोचें कि हमारे पास कोई सिफ्ट हो, छलनी जो होती है, उससे हम उसमें डेटा डालें और फिर हम रिक्वायर्ड डेटा को आगे करते जाएं, तो लेयर हमारे पास एक फिल्टर जैसा काम करती है। सम डेटा गोज इन एंड इट कम आउट इन अ मोर यूजफुल फॉर्म। स्पेसिफिकली लेयर्स एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन आउट ऑफ द डेटा फेड इनटू देम। कुछ डेटा अंदर जाता है और यूजफुल फॉर्म के अंदर वापस आता है, और उसमें इसकी वो क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे हम किसी चीज को का एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन आउट कर रहा है जो डेटा उसके अंदर दिया गया है, उसी के अंदर से। होपफुली रिप्रेजेंटेशन दैट आर मोर मीनिंगफुल फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड। और हम ये क्या होप करते हैं कि जब हमारे पास डेटा वापस आएगा, जिस फॉर्म में हमने दिया था उस फॉर्म से हटके जब वो वापस आएगा, तो वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में आएगा। यानी अब हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये डॉग है कि कैट है, ये लिखा हुआ क्या है, या वॉट एवर सो ऑन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको ये भी कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ डीप लर्निंग कंसिस्ट ऑफ चेनिंग टुगेदर सिंपल लेयर्स दैट विल इम्प्लीमेंट अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव डेटा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमारी सिंपल लेयर्स के थ्रू हो रही होती है। डिस्टिलेशन का प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था, जिसमें लेयर्स के थ्रू वन बाय आपके पास से पानी गुजर रहा होता है, और उसके बाद वो वहां नीचे से आपके पास क्या पानी आ रहा होता है? साफ सुथरा, वैसा पानी जैसा आपको चाहिए होता है। अच्छा, अ डीप लर्निंग मॉडल्स लाइक अ सीएफओ डेटा प्रोसेस मेड ऑफ सक्सेशन। ये एक छलनी की तरह से, डीप लर्निंग का मॉडल छलनी की तरह से काम करता है, और उसके बाद एक डेटा को रिफाइन करके फिल्टर्स के थ्रू बाहर आ जाता है। हेयर और मॉडल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू डेंस लेयर। अभी हमारे जो मॉडल है, इसके पास टू डेंस लेयर्स थी। अच्छा, ये कनेक्टेड थी, ऑल्सो कॉल्ड फुली कनेक्टेड। इनको डेंसली कनेक्टेड भी कहते हैं, इनको फुली कनेक्टेड भी कहते हैं। ये न्यूरल लेयर्स थी, इसमें सारा डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड था। द सेकेंड एंड लास्ट लेयर इज 10 वे सॉफ्ट मिक्स क्लासिफिकेशन लेयर। ये जो है, ये 10 वे एक सॉफ्ट मिक्स क्लासिफिकेशन लेयर थी, जिसका मतलब ये है इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। इसका मतलब ये है कि ये 10 प्रोबेबल आंसर्स आपको देगी, समिंग टू 1। हर हर जगह पे जब हम पिक्चर देंगे, तो वो हर जगह पे जाएगा, 0 से मैच करेगा, 1 से मैच करेगा, 2 से करेगा, 9 से करेगा। फिर जहां पे उसको लगेगा ओ ये तो 4 है, तो दैट्स व्हाट वो ये बता देगा, जनाब ये 4 है। ठीक है। टू मेक द मॉडल रेडी फॉर ट्रेनिंग वी नीड टू पिक 3 मोर थिंग्स एज पार्ट ऑफ द कंपाइलेशन स्टेप्स। अब हमें मॉडल को रेडी करना है, फिल्टर्स अक्सर तो गुजर गया है। अब हमें जो कंप्लीट करना है मॉडल को, वो 3 और स्टेप्स हैं। एक है ऑप्टिमाइजर, एक है लॉस फंक्शन, और तीसरा है क्या है? मैट्रिक्स टू मॉनिटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ये ऑप्टिमाइजर, हम जब कहेंगे कि हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या ऑप्टिमाइजर है, तो उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो मॉडल को अपडेट करता है खुद से, अब इटसेल्फ मतलब खुद से करेगा, उसी ट्रेनिंग डेटा के साथ, ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। जैसे एक दफा लर्निंग हो चुकी है, या एक दफा लर्निंग हो रही है, उसके बीच में वो उसी डेटा के साथ जो है उसको अपडेट करता है। आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू बैक प्रोपिगेशन।
मोहम्मद अदनान 2 जगह से साइन इन है। अच्छा, लॉस फंक्शन जो है, लॉस फंक्शन मैं पहले भी काफी ज्यादा डिटेल से बता चुकी हूँ। ये देखता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर है, जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपका एक्सपेक्टेड आंसर है, और जो आंसर आपका आ रहा है, वो सही, मतलब वो थोड़ा सा आपस में डिफरेंस है, तो आप सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था 80% आपके रिक्वायर्ड है, या 98% आपका रिक्वायर्ड है, 80% आ रहा है, तो लॉस फंक्शन इसको जज करता है कि आपका लॉस कितना है। और उसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स टू मॉनिटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। हियर वी विल ओनली केयर अबाउट एक्यूरेसी। मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या है। अच्छा, और इसी को हम कोड के थ्रू भी देखेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ इमेजेस वर करेक्टली, यानी कि जो इमेजेस हमने दिए थे, हमने उसको क्लासिफाई करेक्टली किया है या नहीं किया है। अच्छा, ये कहता है कि अब जैसे हम ये देखेंगे कि जो एग्जैक्ट पर्पस है लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर का, वो इन आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे मुझे लगता है कि आइडिया होना चाहिए। द कंपाइलेशन जो स्टेप है जिसमें हमारा मॉडल कंपाइल होगा, उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि ऑप्टिमाइजर। अच्छा, ये 3 स्टेप्स इससे बताएं, ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स। अब ये क्या कर रहा है, इन तीनों को डिफाइन कर रहा है कि ऑप्टिमाइजर कौन सा लेना है। अच्छा, ये काफी एक बड़ी साइंस है। अब तुम लोग जैसे ऐसे नहीं समझना कि हर मॉडल जब ऑप्टिमाइज होता है तो एक ही तरह का जो है आरएमएस प्रॉप ही लगेगा, लॉस फंक्शन भी एक ही जैसा लगेगा। हमारे पास प्रॉब्लम ही 3 तरह के होते हैं। एक होता है बाइनरी, जो मैं काफी दफा बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, और ये जो हमने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, और रिग्रेशन, जो बेसिक 3 मॉडल्स हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शन और मैट्रिक्स तो एक्यूरेसी ही लगेगा। ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें हम इस वाले प्रॉब्लम में हम जनरली आरएमएस प्रॉप करते हैं। अच्छा, ये एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन होती है कि जिसमें आप जरा ये करके देखें कि आरएमएस प्रॉप काम क्या करता है, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी काम क्या कर रहा है। तो उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये तुम लोगों के घर का काम है कि ये तुम करके आओ और मुझे कोड शो किया करो, रोज के कोड क्या कर रहे हैं। अभी कहते हैं बिफोर ट्रेनिंग वी विल प्री प्रोसेस द डेटा बाय रीशेपिंग इट इन द शेप ऑफ मॉडल एक्सपेक्ट एंड स्केलिंग इट। अब मॉडल का जो एल्गोरिथम होता है उसके मुताबिक मॉडल कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपने अपने डेटा को किस तरीके से रीशेप किया है। is it is so that all values are in 0 1 intervals। तो सारी आपकी वैल्यूज जो है 0 और 1 की इंटरवल में है। प्रीवियसली अवर ट्रेनिंग इमेजेस वर स्टोर्ड इन एन एरे ऑफ शेप। और जो हमारा हमारा ट्रेनिंग के इमेजेस थे वो किस शेप में थे, 60,000 28 by 28, और int 8 with values in the 0 to 255 interval। अब ये इसकी 0 to 255, ये वो इसके बता रहा है, कलर स्केल है ये। इस पे हम काफी डिटेल से इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, ग्रे स्केल पे और उस पे, क्योंकि ये अगले उसमें अगले वाले मॉडल में काफी उस पर डिटेल से बात हुई भी है। We will transform it into float 32 array of shape 6028 multiplied by 10 with value between 0 to 1। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, ये था, एक मिनट, इंट यू इंट 8 टाइप में। अब इसका शेप, एरे का शेप जो है वो चेंज करेंगे, फ्लोट में इसको चेंज करेंगे। हाँ जी, वो ड्राइवर बोल रहे पेट्रोल डलवा के आ गया। सही है, ये बटन ले जाइए। अच्छा, ये वाली चीजें जब अब इस वाले कोड में इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं इमेज के डेटा को, इसे यहाँ पे इसको रीशेप कर दिया। ट्रेन इमेजेस इज इक्वल टू रीच डॉट रीशेप, और ट्रेन इमेजेस एस टाइप फ्लोट 32 करके कर दिया, डिवाइडेड बाय 255। ये वाली लाइंस दिख रही हैं, ये वाली लाइंस कुछ देख रहे हो तुम लोग, तो ये चाहिए रहेगी। क्लास में कोई है, जी मैम। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस। इसने
हाँ, ये इस इन डेप्थ बहुत ज्यादा इन डेप्थ अभी नहीं जाऊंगी। ये कह रहा है कि अगर आपको मॉडल को अपनी मर्जी से ट्रेन कराना हो तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो चेंजेस आपको अपने डेटा में रीशेप करना पड़ता है और देनी पड़ती हैं। तो अगर ये बता रहा है कि ये डेटा जो है U8 में था, U8 में है, इसको इसने चेंज किया फ्लोट 32 में, तो उसको करने का तरीका ये है ताकि ये प्रोसेस कर सके। अभी समझ में आ रहा है? हमारे पास पीछे तो मल्टीप्लिकेशन सारी जो टेंसर्स की हो रही है, उस उसको उस तरह से प्रोसेस करने के लिए हमें अपने डेटा को रीशेप करना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो वो हमने रीशेप कर लिया। अब ये चीजें काफी मुश्किल हैं कि कौन से मॉडल्स ऐसे होंगे जिसमें करना पड़ेगा, कौन से मॉडल, क्योंकि ये बिल्कुल इन कि आपको अंदर से सारी उसकी कैलकुलेशंस का पता हो। लेकिन अभी हम क्योंकि एक छोटे लेवल पे सीख रहे हैं तो हम इसको यहीं तक रखेंगे, अदरवाइज हम यहीं रह जाएंगे, क्योंकि शायद मुझे भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, हम इसको डेटा को रीशेप करते हैं क्योंकि हमारे मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको रीशेप कर दो। ठीक है, वी आर नाउ रेडी टू ट्रेन द मॉडल विच इन केरास इज डन, वी आर कॉल टू द मॉडल फिट। अब अगर हमें इस मॉडल को ट्रेन करना है तो हमें क्या करना होता है, क्या कमांड देनी होती है? मॉडल डॉट फिट की कमांड देनी होती है। यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें ये एक कोड नजर आ रहा है जिसमें मॉडल डॉट फिट ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, इपॉक्स इसने डिफाइन किए, 5 इपॉक्स में चलाना है। अब मैं तुम लोगों को एक काम करती हूँ, जहां तक कल हमने कोड चलाया था उसके बाद से आगे से चला के दिखा देती हूँ। तुम लोग चाहते हो चलाओ जी मैम ठीक। या तुम खुद करोगे? नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि चला के इसको दिखा देती हूँ, यहाँ से कोड कॉपी करना होगा तो फिर तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और हम्म, कल 28 थी ना? अच्छा, जी ये वाला पढ़ा हुआ होगा, नोटबुक पड़ी होगी। हमने कहाँ तक किया था? हमने ट्रेन के इमेजेस, अच्छा अच्छा, सबसे पहले तुम लोग नोटबुक चला रहे हो ना, आके उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद अगर तुमने पिछले दिन काम किया है और अब अगले दिन और काम करना है तो पहले वाले सेल्स को चला लो। ये तो हमने सिर्फ शेप और लेवल चेक किए हैं तो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला सेल चलाना जरूरी है। इसको चला लो, कनेक्ट हो गया, इसको चला लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम बुक में देखते हैं हमने क्या किया था। अभी हमने सिर्फ लेबल्स वगैरह चेक किए। ठीक है, यहाँ तक का हमने काम किया हुआ था। हमने टेस्ट के लेवल और लेंथ चेक की, टेंस शेप और लेंथ चेक की थी, और ट्रेन की भी। अब हम इसको चला के देखते हैं। ये भी चल गया है। अच्छा, अब इसको चलाएंगे। लेकिन तुम लोग पढ़ पढ़ के साथ साथ चलाते जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि जिस फॉर्म में मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको ऐसी फॉर्म में डेटा चाहिए, विच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम जो चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ वो दिखाती हूँ, जो हमने ये काम करना है। ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करोगे।
अब ये क्या बता रहा है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये बता रहा है कि इपॉक्स कितने हैं, 1 से 5 तक है। पहले ये कौन सा इपॉक्स चल रहा है, 5वां चला, 2 में से 5वें में से दूसरा चला, 5वें में से तीसरा चल रहा है, इसके बाद 5वें में से चौथा चलेगा। ये क्या हो रहा है, ये सारी ट्रेनिंग हो रही है। एक्यूरेसी क्या बता रहा है ऊपर, 92% थी, 96% थी, 97 थी, और यहाँ पे 98 थी, और उसके बाद ये तकरीबन 5वें इपॉक में 98% एक्यूरेसी आ गई। लॉस क्या बता रहा है, लॉस सिर्फ 0.03% बता रहा है। आ रही है समझ में, अभी ये जी। चल ही रहा है। बेस्ट साइज इसने क्या किया, बेस्ट साइज इसने 128 किया, 128 करके उठा रहा है। तो ये इसने एक वो बता दिया कि ये सबसे पहले हम अगर देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें किन लाइब्रेरीज की जरूरत है। हमने वो लाइब्रेरीज ली, फिर लाइब्रेरीज में से किस चीज की जरूरत थी, हमें डेटा की जरूरत थी। डेटा नहीं था ना हमारे पास, हमने यहाँ से डेटा उठाया, डेटा उठा के हमने थोड़ा सा उसको चेक किया कि इसमें कितने इमेजेस हैं, लेंथ क्या है। ये तो आपने हर दफा करना ही होगा। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। वैसे प्री ट्रेन मॉडल काफी सारे पड़े होते हैं और आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मिल जाते हैं, तो इतना इंडेप्थ जाते भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब ये यहाँ से टेंसर फ्लो से इंपोर्ट किया केरास को, फिर लेयर्स को, फिर हमने बताया कि सीक्वेंशियल है, फिर हमने ये बताया कि ऑप्टिमाइजर कौन सा है, लॉस फंक्शन कौन सा है, मैट्रिक्स तो एक्यूरेसी ही है। उसके बाद उसको डेटा को उस शेप में लेके आए जिसमें जरूरत थी फ्लोट में, और उसके बाद हमने मॉडल डॉट फिट करके हमने कहा ट्रेन इमेज कर दो, ट्रेन लेबल्स कर दो, एपॉक 5 रखना। हम यहाँ एपॉक 5 की जगह 10 भी कर सकते हैं, बेस्ट साइज चेंज भी कर सकते हैं। ये तुम लोग घर पे करके देखोगे, ये करके देखोगे क्या होता है, एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस आता है। अगर एक्यूरेसी 98 की बजाय 99 आ जाती है, तो फिर हम ये देखते हैं, हम उस मॉडल को कहते हैं कि ये ओवर फिट है। फिर जब उसको पहचानना होता है तो वो नहीं पहचान रहा होता इसलिए कि हमारी एक्सपेक्टेड थी 98 और वो 99 आ रही है, तो उस पर खुश नहीं होते, वो थोड़ा सा एक नाराजगी वाली बात होती है। ओवर फिट हो जाता है वो मॉडल। खैर ये ओवर फिट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। Two quantities are displayed during training: the loss of the model over the training data and the accuracy of the model over the training data. दो चीजें बता रहा है ये, एक्यूरेसी बता रहा है और लॉस बता रहा है। ठीक है, now that we have a trained model, we can use it to predict class probabilities for new digits. अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक मॉडल आ गया है जिसमें हम उसकी क्लास को पूछ सकते हैं कि इसमें किस क्लास में क्या पढ़ा है। अब ये यहाँ पे एक कमांड दे रहा है, क्या कह रहा है, टेस्ट डिजिट इज इक्वल टू टेस्ट इमेजेस 0 से 10 तक, प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट डिजिट्स, और प्रेडिक्शन 0। अब ये यहाँ पे इसने क्या कहा, प्रेडिक्शन 0 पे क्या पड़ा है, तो 0 पे इसने जो है ना एरे बता दिया कि ये एरे 0 पे पड़ा है। ये वाली बात समझ में आ रही है। टेस्ट डिजिट्स एक वेरिएबल बनाया, उसमें टेस्ट इमेजेस दे दिए 0 से 10 तक, जो प्रोबेबिलिटीज बन रही थी। 0 से 9 तक वाले सारे ले लो, एक नंबर पहले का लेता है ना, तो इसलिए 10 लिखा है। समझ में आ रही है, स्लाइसिंग हुई हुई है। जी। ये वाली बात समझ में आ रही है ना, 0 से 10 तक है, तो वो एक नंबर पहले लेगा तो 9 तक लेगा। प्रिडिक्शन का एक वेरिएबल बनाया, कहता है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, उसमें डाल दो टेस्ट डिजिट्स के, जो हमने प्रिडिक्शंस किया है वो उसमें डाल दो। फिर प्रिडिक्शंस को कह रहे हैं कि चेक कर लो कि प्रिडिक्शंस में पड़ा क्या है, तो प्रिडिक्शंस में इसने कहा कि 0 को चेक करो, 0 पे क्या पड़ा है, तो 0 पे ये शो कर रहा है ये एरे पड़ा है। अब आ रही है समझ में थोड़ी 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 जी। थोड़ी तो आ रही होगी। ईच नंबर ऑफ इंडेक्स आई इन द एरे, ये सारा ना इसके बाद जितना भी थ्योरी तुम्हें पढ़ाया है, उसके बाद सारा काम है कि आप किस हद तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर होने शुरू हो, एक दिमाग में ऐसा आता है ना, अच्छा हाँ अब समझ में आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वो प्रैक्टिस से आएगा। और उस प्रैक्टिस के दौरान जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो उसमें करते रहो ग्रुप में, उससे वो चीजें बहुत क्लियर होंगी। ईच नंबर ऑफ इंडेक्स आई इन द दैट एरे कॉरेस्पॉन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट्स इमेज टेस्ट 0 बिलोंग्स टू क्लास आई। अब ये बता देगा जैसे हर इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंडेक्स आई के ऊपर 0 पड़ा हुआ है, तो ये बता देगा कि ये 0 पड़ा हुआ है। दिस फर्स्ट टेस्ट डिजिट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्कोर 0.99, ऑलमोस्ट 1।
मतलब 0.99 का कोई मुझे मतलब बताएगा कि प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या होगा? तकरीबन 100% इस तरह से, क्योंकि जो हमने पहला टेस्ट किया उसमें हमने 0 को पूछा और वो 0 ही था, तो 100% हो गया ना, ऑलमोस्ट 1 हो गया। एट इंडेक्स 7, सो अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल इट मस्ट बी 7। अब ये कहता है प्रिडिक्शन 0 के ऊपर नंबर क्या पड़ा हुआ है। यहाँ तो इसने एरे शो कर दिया कि ये एरे पड़ा है, इस एरे पे प्रिडिक्शन 0 इस पे पड़ी है। अब हम ये कहते हैं इसको पता करने का तरीका क्या है कि या हम ये देखें कि कौन कौन से हमारे यहाँ तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, क्या पड़ा है। तो हमने प्रिडिक्शन जीरोस की डॉट आर्ग मैक्स का एक फंक्शन लगाया, तो इसने आंसर दे दिया कि ये 7 पड़ा है। फिर हमने कहा कि 0 के ऊपर 7 की प्रिडिक्शंस बताओ, तो कह रहा है ये 99% है। दैट्स व्हाट, कि ये बिल्कुल उसने सही बताया। ये वाली बात, वो ओवरऑल मॉडल की बात नहीं कर रहा है कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, वो 98% है, लेकिन ये वाली बात को ये कह रहा है कि ये इतने परसेंट है। यहाँ तक समझ में आ रही है? फिर ये कह रहे हैं टेस्ट लेबल्स के ऊपर 0 पे क्या पड़ा है, तो ये कह रहे हैं लेबल्स पे भी 0 पड़ा है, यानी 0 अगर हमारे पास हमने लेबल्स की और हमारी जो वो थी पिक्चर्स थी उनकी या क्लास थी उनकी ट्रेनिंग हमने साथ की थी ना, जहां पे भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेबल्स। अगर हम ऊपर जाएं तो हम देख सकते हैं, कहाँ गया, ट्रेन इमेजेस है ट्रेन लेबल्स है, दिख रहा है ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेबल्स। तो वो लेबल्स और वो जो इमेजेस हैं वो बता रहा है कि 7 है। समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं ऑन एवरेज हाउ गुड इज आवर मॉडल एट क्लासिफाइंग सच नेवर इफ बिफोर सीन डिजिट्स, लेट्स चेक बाय कंप्यूटिंग एवरेज ओवर द एंटायर टेस्ट। अब ये कहता है कि हम कितना एक्यूरेट है हमारा मॉडल। अब हमने एक एक डिजिट को तो देख लिया, एक जगह जो चीज पड़ी है उसको तो देख लिया, ओवरऑल मॉडल को देखने का तरीका क्या है? एवल्युएटिंग द मॉडल ऑन न्यू डेटा। अब हम न्यू डेटा लेते हैं, टेस्ट लॉस टेस्ट एक्यूरेसी इज इक्वल टू मॉडल डॉट एवल्युएट टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स को ले लेते हैं। फिर प्रिंट करते हैं कि इसको प्रिंट करा दो कि टेस्ट एक्यूरेसी क्या है। ये प्रिंट कराने की इसकी एक छोटी सी कमांड डाली है, तो ये कहता है इसकी 0.9785, ऑलमोस्ट यू कैन से 98 है कि। समझ में आ रही है? अच्छा, जी। अब ये कहता है कि क्योंकि थोड़ा सा द टेस्ट सेट एक्यूरेसी टर्न्स आउट द, अब जो हमने देखा 97.8% है, दैट आर क्वाइट बिट लोअर देन द ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी। जो हमने ट्रेनिंग की थी उसकी 98.9% थी और टेस्टिंग में 97.8 आई है। तो दिस गैप बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरफिटिंग। ये वाली जो वो है, इसको इस टर्म को हम क्या कहते हैं, जिसको मैंने कहा था अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको भी। और वो हम जो 0 और 255 वाला एक वो था उसको भी हम, जैसे ही हमारे पास कलर इमेजेस वाला डेटा आएगा तो फिर हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कहलाता है ओवरफिटिंग, यानी कि आंसर्स तो वो आ रहे हैं जो 97.8% हमें बता रहा है, क्योंकि अब असल काम है कि टेस्ट आपने किया, टेस्टिंग में आपके पास रिजल्ट नहीं। और जब हमने मॉडल ट्रेन किया था वो तो 99% तकरीबन बता रहा है, तो ये जो गैप है इसका मतलब कि मॉडल ने हमें बता दिया कि नहीं जी बहुत अच्छा है, और जो टेस्टिंग में वो उसकी 2% कम आ गया। इस गैप को 2% नहीं, समटाइम्स 20% भी हो जाता है, लेकिन इस गैप को हम ट्रेनिंग की इस गैप को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। अच्छा, अब मैंने जो पहले लॉस फंक्शन वाली बात बताई थी वो और ये बिल्कुल उलट है एक दूसरे से। उसमें हम लॉस फंक्शन हम क्या चेक करते हैं, लॉस फंक्शन में हम कि हमारे रिजल्ट्स थे वो 98 एक्सपेक्टेड थे और फॉर एग्जांपल 88 आ रहा है, तो वो एक चीज अलग है। और ये क्या है, हमारे रिजल्ट्स तो अच्छे आ गए लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो कम आया, तो ये ओवरफिटिंग है। ये वाली बात समझ में आ रही है या ये भी नहीं आ रही है? अदनान, तुम्हें समझ में आई है ये बात, ओवरफिटिंग में और लॉस फंक्शन में क्या फर्क है? थोड़ी अदनान, थोड़ी खालिद हैं ज्यादा भी क्लियर क्लास। नहीं हुई जी। जी।
नहीं क्लियर हुई। जैसे लॉस लॉस को हम ये कहेंगे, हमारा अगर 98% एक्सपेक्टेड है और आया हमारा 97%, मतलब हमने ट्रेनिंग की, अभी हम टेस्टिंग की तरफ नहीं गए, हमारा आ गया 77%, तो हम कहते हैं यार ये 20% तो ये हमारा लॉस आ गया। लेकिन हमने ट्रेनिंग की, उसमें आ गया 98%, या फॉर एग्जाम्पल 97% ट्रेनिंग के रिजल्ट आ गए। अ, एक मिनट, मोहम्मद खालिद जरा तुम क्लियर करो ओवरफिटिंग को, भले से लिख के ही करो। मुझे एक मिनट देना। उसामा, तुम्हें कुछ समझ में आया? तो मुझे सही से नहीं समझ में आया। नहीं आ ओवरफिट, रहा। बस वही है कि ओवर मैम फिटिंग बस सीधी सी, देखो इसने क्या लिखा है, इसने सही लिखा है। ओवर फिटिंग सीधी सी बात है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा है। लॉस फंक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम है। ठीक है, ये सिंपल बात है, बाकी काफी सिंपल करके इसने लिखा है कि ओवर फिटिंग जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा है, और लॉस जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम है। तो ओवर फिटिंग जब हो गई है, तो फिर जब हम उसको वो करने को देंगे कि लाओ अब इसको बताओ कि क्या है, तो वो नहीं सही बता पाएगा, क्योंकि आपका मॉडल ओवर फिट है। द फैक्ट दैट मशीन लर्निंग मॉडल्स टेंड्स टू परफॉर्म वर्स ऑन न्यू डेटा देन ऑन देयर ट्रेनिंग डेटा। मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब वो ओवर फिट हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने अपने डेटा पे, लेकिन जब न्यू न्यू डेटा आता है तो वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ओवरफिटिंग इज अ सेंट्रल टॉपिक इन चैप्टर 3। ओवरफिटिंग को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। This conclude our first example. You just saw how you can build and train a neural network to classify handwritten digits in less than 15 lines of Python code. आपने एक 60,000 के डेटा के ऊपर ट्रेनिंग की, और उसके बाद आपने उसको देख लिया कि 15 लाइन के पाइथन कोड में आपने किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम थोड़ी मैम थोड़ी डिटेल्स के साथ मैम ये मसला करेगा। टेस्ट एक्यूरेसी है 97.8 और जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है इतना ज्यादा फर्क तो है नहीं, तो फिर वो न्यू डाटा हाँ, पर कैसे गलत वो प्रेडिक्शन करेगा, या करेगा इतने से ना फर्क ये। पड़ता है? काफी फर्क पड़ता है। ये कहता है कि ये दैट्स इज क्वाइट अ बिट लोअर देन द ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी। ये होगा फर्क बहुत थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़े से फर्क से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बस हमारे फौरन जहन में नाम आना चाहिए ओवरफिटिंग। हमारा मॉडल अगर ओवरफिट हो गया है, तो ओवरफिट का जो मुझे मतलब समझ में आता है, उसने डेटा को ओवरलुक किया है। अगर तो उसने डेटा को ओवरलुक किया है, तो फिर उसको पहचानने में तो मुश्किल होगी ही होगी ना, कि ये है क्या। और ओवरलुक हमारा जो मतलब काम है, मतलब ये उसने कि मेरे पास 5 पिक्चर्स थी, उसमें से 3 को मैंने देखा, 2 को देखा ही नहीं। जी, मतलब उसने डेटा जो जल्दी है, में उसने ट्रेनिंग की है खुद की। हाँ वो ट्रेनिंग, इसकी ये 1% की भी एक्यूरेसी अगर डिफरेंस आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ओवरफिट है, और ओवरफिट मॉडल जो है वो प्रॉब्लम करेगा। ये बता तो रहा है, खुद ही कह रहा है मशीन लर्निंग का जो वर्स परफॉर्म करेगा न्यू डेटा पे। ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा करेगा, लेकिन न्यू डेटा जब आएगा ना, आप कहेंगे आप नए नए डेटा पे। असल बात ही यही है कि वो नए डेटा पे सही परफॉर्म करे। आप एक मॉडल बनाए और दे दें किसी को कि भाई अब तुम जाओ अपने डेटा पे इसको चलाते रहो, तो जब वो डेटा पे चलाया और उसमें से एक्यूरेसी ही नहीं आया, तो मॉडल तो फेल हो गया ना आपका। तो ओवर फिटिंग से कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते